दोस्तों नमस्कार। कथुआल प्रैक्टिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक हमने बात कर ली है और पहले लेक्चर में हमने बात की थी जस्टिस के बारे में और सेकंड लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रॉल्स का कंसेप्ट है उसी को आगे बढ़ाते हुए बात रखी थी। थर्ड लेक्चर हमारा हुआ था डेमोक्रेसी को लेकर के, जो कल था, जिसके अंदर कुल मिला करके हमने लगभग 2 घंटे तक क्लास की थी। उसके बाद मुझे एक सजेशन आया कि आप ऐसे लिखिए मत, ज़्यादा टाइम लगता है, आप डायरेक्ट पीपीटी बनाइए और उससे समझाइए, उससे ठीक रहेगा। मुझे लगा ठीक है, अगर समय की दिक्कत है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, ऐसे करना भी चाहिए। तो मैंने आज जो मैं लेक्चर करवाऊँगा वो पीपीटी के माध्यम से होगा, ठीक है। जो कुछ उसमें ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता रहूँगा, साथ ही साथ आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखवाने का भी मैं नहीं करवा सकता, वो लाइव बैच जो होता है उसमें मैं लिखवाता भी हूँ कि भाई हाँ अब आप लिखिए, मैं जो लिखवा रहा हूँ मैं बोलता हूँ उसको, उसमें बच्चे लिखते हैं। तो ये जो क्लास होने वाली है ये नेट वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नेट की क्लास लेते हैं, ठीक है। ये बात एस्टेट जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल एस्टेट में क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लेवल का पेपर आता है, बहुत शानदार लेवल का पेपर होता है और उस लेवल के पेपर में जो है हम जो करवा रहे हैं वैसी ही बातें आपको याद होनी चाहिए फिर, ठीक है। ये ऊपर की बातें नहीं करवाएंगे हम, सिर्फ ऊपर से बहुत डिटेल्ड चीज़ें करवानी पड़ती हैं, ठीक है। किसी भी सेट यानी कि किसी भी स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, टीजीटी या पीजीटी वाला कहीं पर भी टेस्ट हो, DSSB के लिए कोई तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के लिए अब जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए कोई तैयारी कर रहा है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। तो आप कोई भी व्यक्ति जो इस लेक्चर को देख सकता है, ठीक है। ये सिर्फ ये मत सोचना कि इसको हमने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बनाया है, ठीक है। सिर्फ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं है, ये हर एक सेगमेंट के लिए है, क्योंकि पंचायती राज हर एक जगह पे आता है। ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को ज़रूर देखें और हमारी लाइव क्लास में जो बाद में शुरू होने वाली है, कुछ दिन के बाद में मैं अनाउंस करूँगा कब डेट आएगी, ठीक है। तो उसमें जो हम एस्टेट का बैच शुरू करेंगे उसमें भी आप देख पाएंगे इसको, ठीक है। और उसमें तो बल्कि और भी ज़्यादा डिटेल में होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि एस्टेट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत शानदार लेवल का पेपर आता है। पिछली बार मैंने सुना था बच्चों का एस्टेट हुआ ही नहीं किसी का, और कहा कि लगभग 60 में से 25 नंबर बच्चे ले पाए। अगर 60 में से 25 ले पाए हैं तो इसका मतलब है उस 90 में से आपको कितने लेने पड़ेंगे, 65 लेने पड़ेंगे 90 में से, जो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ आप जब देखते हैं 15 की हिंदी आती है, 15 की इंग्लिश आती है, 30 की CDP आती है, ठीक है, और फिर आपका 15 की रीजनिंग आती है, 15 का मैथ आता है, तो 10 की रीजनिंग आती है और 10 का मैथ आता है और 10 की हरियाणा जी के आती है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में ठीक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप सही कर सकते हैं, ठीक है। गड़बड़ कहाँ करते हैं, ये रीजनिंग है, ये मैथ है, इनके अंदर जो है बच्चे, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 5-5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसमें मान लो आपने 8 कर दिए, इसमें 5-5 कर पाए, CDP में मान लो आपने 20 कर दिए या 22 कर दिए, मान लीजिए 22 कर दिए, 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये है, ये 30 है, 30 में से 25 नहीं ले पाएगा कोई भी। वहाँ पे कितना ले पा रहे हैं बच्चे, 30 में से मैक्सिमम 20 नंबर बच्चे ले पाते हैं, और ऐसा होता है कि वो 15 तक सिमट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने अच्छा स्कोर बताया है, ऐसा नहीं है, तो 55 पे आके पारी ख़त्म हो जाती है। अब क्या करना पड़ता है कि हमें दूसरी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं साथ के साथ में। तो पेपर जो है आपका, उसमें आपका कॉमन सेक्शन जो वो 60 नंबर का है, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे आप 35 नहीं लेंगे तो बड़ा दिक्कत का मामला है, ठीक है। मुझे लगता है आप तैयारी करेंगे, हमारे साथ तैयारी करेंगे, हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पेपर एक बार देखा था, जैसे मैंने एस्टेट में देता नहीं क्योंकि मैंने बीएड नहीं की, ठीक है, लेकिन मैं नेट की तैयारी की है, मैंने JRF किया है, मैं PhD कर रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी सेक्शन को। कोचिंग में ही पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूँ, और वैसे भी डिस्टेंस में जब क्लासें होती हैं तब भी पढ़ाता हूँ। तो इस पर कमांड अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए आप मेरे
बैच में आ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको एडवांस पॉलिटिकल साइंस समझनी पड़ेगी। आपको ऊपर ऊपर से मीठी मीठी पॉलिटिकल साइंस से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन कब कहाँ पे कैसे लागू होते हैं, कोई चीज़ कैसे बनती है, कैसे उसके अंदर की अवधारणाएँ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं समझेंगे, कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक नहीं होगा। मैंने तब देखा ना, तब पिछली बार जैसे मैंने देखा जब बच्चे बता रहे थे कि 25 ठीक हुए, मैंने देखा बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। मैंने दिया तो उसके अंदर मेरे 33 34 मैक्सिमम इतने ठीक हुए थे। ठीक है, उससे पहले एक बार दिया था तो उसमें 43 हुए थे, उससे पहले दिया था 47 हुए थे। ठीक है, तो आपका जो ये वाला सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत कहाँ पे होते हैं वहाँ पे, जैसे मैं गलत करता हूँ, तो मैं गलत करता हूँ जैसे कई बार बुक्स आ जाती हैं, ऐसी बुक्स आ जाती हैं कि जो मैंने पढ़ी ही नहीं। ठीक है, खैर इसकी बात को हम छोड़ लेते हैं, अभी ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा बताते हुए। मैं बात करूँगा इस बारे में, आपका एक स्पेशल क्लास लगाएंगे हम यूट्यूब के लिए। आज हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज का। ठीक है, तो पंचायती राज पे आ जाइए। पंचायती राज जो वो क्या है, कैसे। महात्मा गांधी के कोटेशन से शुरू कीजिए। जब भी लिखना शुरू करें तो ये कोटेशन जरूर लिखिए पंचायती राज के बारे में, अगर क्वेश्चन आता है कि जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। यानी कि पंचायती राज जब स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। तो महात्मा गांधी की इस कोटेशन को जरूर लिखना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र का निर्माण करना होता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी होती है किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की भागीदारी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो लोकल लेवल पे आ जाए, लोकल लेवल से अगर लोग भागीदारी करना शुरू करें तो लोकतंत्र और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। ठीक है, ग्राम सभा जो है हम सब देखते हैं, जो स्थानीय शासन होता है, ग्राम सभा उसकी सबसे छोटी इकाई है, पहली इकाई मानी जाती है। लोकतंत्र की सबसे पहली इकाई ग्राम सभा होती है, सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज के पूरे इतिहास को देखते हैं पहले थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, प्रथम पहले यही चीज़ देखनी पड़ेगी, प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में कैसा था पंचायती राज, स्वशासन जिसे हम कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन कैसा था प्राचीन भारत में। क्या है कि राजा के गांव में जो है वो स्थानीय शासन हुआ करते थे। राजा के गांव में पंचायतें हुआ करती थी और उन पंचायतों के मुखिया हुआ करते थे, वो गांव को होल्ड करते थे। ठीक है, गांव को चलाते थे। ग्राम सभा के पास जो है गांव के नियम डिसाइड करने की अपनी शक्ति होती थी कि भाई गांव का नेचर कैसा है, गांव के लोग कैसे काम करेंगे, कैसे किसी से रिलेशन रखेंगे। ठीक है, किसके साथ क्या बातचीत रखनी है, हमें गांव में कैसे रहना है, वो सब चीज़ें डिसाइड कौन करता था, ग्राम सभा करती थी उसमें पे। ठीक है, एक उत्तर मैरूर अभिलेख है, उसके अंदर क्या है कि ग्राम सभा के ढांचे का वर्णन किया गया। उत्तर मैरूर अभिलेख के अंदर ग्राम सभा के ढांचे का वर्णन हुआ और ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव के जो प्रावधान है वो उसके अंदर दिया कि ग्राम सभा के सदस्य चुने कैसे जाएंगे। ठीक है, उनको चुनने की प्रक्रिया के बारे में, उनके चुनाव के प्रावधान क्या होंगे, वो सब उत्तर मैरूर अभिलेख के अंदर दिए गए। और सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में बात की गई है। वेदों को जो है उसके अंदर ये बताया गया कि वेद जो वो ज्ञाता हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है कि जो वेद का ज्ञाता है, जो वेद को जानता है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। यानी कि योग्यता रखी गई, जिसको वेद का पता है, जो वेद जानता है, वेदों की जिसको जानकारी है, यानी कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ये बात रखी गई है उसके अंदर। ठीक है, 1870 में क्या होता है, लॉर्ड मेयो ने आधुनिक स्वरूप के स्थानीय स्वशासन को शुरू किया, सबसे पहले शुरू किया। उसने क्या किया, जिला बोर्ड बनाए। ठीक है, और तालुका बोर्ड बनाए और सदस्यों को नामित किया। जिला बोर्ड हो गई, तालुका बोर्ड जैसे हमारी ग्राम सभाएं होती हैं, इनको ये तालुका बोलते थे उसमें पे। ठीक है, और सदस्यों को उसके अंदर नामित कर दिया था। ठीक है, नॉमिनेट करके भेजते थे, इलेक्शन नहीं हुआ, नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 1882 में क्या होता है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है एक रिपोर्ट भेजी, जस्ट 1 सेकेंड। लॉर्ड रिपन ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उसने भी क्या किया, जिला बोर्ड बनाए। ठीक है, और ये कहा कि नॉमिनेशन नहीं बल्कि लोगों को निर्वाचन से चुना जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को ही हम क्या कहते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। याद रखिएगा, कुछ फैक्चुअल कंटेंट है सारा। और लॉर्ड रिपन की जो रिपोर्ट है उसको भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने जो रिपोर्ट दी, लॉर्ड रिपन क्या थे, भारत के
गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भारत के अंदर एक स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत की जानी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट में जो है लोगों को चुन करके आना चाहिए, ये बात उन्होंने की। इसके बाद जो एक और घटना घटती है वो आती है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। इसमें 1935 के एक्ट में 7वीं अनुसूची थी, ठीक है, और इसमें 7वीं अनुसूची में जो वो प्रांतीय सूची बनाई गई थी, ठीक है, और उस प्रांतीय सूची के अंदर स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, उसको तैयार किया गया, ठीक है। और क्या कर दिया गया, उसको तैयार करने के लिए जो जिम्मेदारी किसे दी गई, वो प्रांतों को दे दी गई। यानी कि जैसे आज हम कहते हैं कि राज्य, ठीक है, तो उस समय पे प्रांत कहते थे, प्रोविंस को ये जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन कैसे आया? देखो, हमने देखा कि ब्रिटिश काल में क्या था, पुराने समय में क्या था, राजा कैसे करते थे, उत्तर मैरूर अभिलेख क्या था, ठीक है, लॉर्ड रिपन कैसे करते, लॉर्ड मेयो क्या बताते हैं, और जैसे 1935 का एक्ट कैसे करता है। आपको यही फैक्ट लिखने हैं, बस इतने ही बहुत हैं। इनको अगर आप लिखाएंगे तो सामने वाला, देखने वाला सोचेगा कि हाँ, इसको पता है, जानकारी है चीज़ों की, ठीक है। संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन के लिए बात उठी थी, और उससे पहले जो है एक व्यक्ति था भारत में, महात्मा गांधी, ठीक है। एम के गांधी जो है वो चाहते थे भारत के अंदर पंचायतें शुरू की जाएं, ठीक है। उन्होंने अपनी एक बात कही, संविधान सभा जब बनी थी, वो संविधान सभा में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात कही थी, महात्मा गांधी ने, कि गांव जो है वो अपने आप में पूर्ण हैं, गांव को जरूरत नहीं पड़ती किसी की, वो परिपूर्ण हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर संस्थाएं हैं, ठीक है। लोगों को अपनी एक राजनीतिक इकाई जो वो गांव है, यानी कि लोगों की अपनी राजनीतिक इकाई, लोग अगर कहीं पर पॉलिटिकली यूनिट में रहते हैं तो गांव में रहते हैं, यानी कि गांव क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि लोग जब अपनी पॉलिटिकल यूनिट रखते हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भागने की, और पूरी तरह से कंप्लीट उनके पास चीज़ें हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए जो चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें हैं उनके पास। तो इसलिए ग्राम स्वराज होना चाहिए, यानी कि गांव का राज होना चाहिए, गांव स्वयं राज करें, ठीक है। और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि भाई जो भी पॉलिसी मेकिंग हो, जो भी नीति बने, उसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और ग्राम जो है वो स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए गांव, उनको अपनी पावर दी जाए, वो खुद स्वयं डिसाइड करें कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। उनको पता हो कि कानून बनाने की शक्ति उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। कानून जितने भी हों अपने गांव के लिए डिसाइड वो स्वयं करें। उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, जो गांव से बाहर की चीज़ें होंगी, वो सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रांत और संघ के पास रहें, वो स्टेट और सेंटर इनके पास रहें, बाकी शक्तियाँ बची हुई, ठीक है। और प्रांत और ग्राम जो है, प्रांत जो भी होगा, जो प्रांत बनेगा, यानी कि जो स्टेट बनेगा, वो गांव के लोग बनाएं उसको, कि उसकी जो कमेटी बने, उसके अंदर जो लोग पहुँचे, ठीक है, वो गांव के आधार पे बनने चाहिए कि भाई गांव जैसे बना रहा है चीज़ों को, गांव जिन लोगों को भेज रहा है वही पहुँचने चाहिए, ठीक है। तो गांव जो है इससे क्या होगा, मजबूत संस्था बनेगी, और इससे राज्य भी क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। महात्मा गांधी का कहना था ये। आप इन सब बातों को बहुत नॉर्मली, सिंपली तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे मेरे पास हो सकता है ये मैसेज करेंगे कि सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, ये संभव नहीं हो पाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं उन बच्चों को दे पाता हूँ कि जो बैच में रहते हैं। ऐसी हैं पीडीएफ बहुत सारी हैं, आपके जब आप लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। देखते चलिए, आगे बताते हैं। तो इनके इन विचारों के ऊपर 2 लोगों ने कमेंट किए, 2 लोगों ने इनके विचारों को रखा वहाँ पे। इन्हीं के विचारों को रखते हुए कहते हैं, कई लोगों ने कहा कि पंचायती राज के ऊपर जब असेंबली में डिबेट हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो संविधान सभा इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना चाह रही थी कि क्या करना चाहिए। तो 2 लोग यहाँ पे बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं और पंडित नेहरू बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन ठीक नहीं है, यानी कि ये स्थानीय स्वशासन के खिलाफ, कभी भी देख लेना पंचायती राज के खिलाफ सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। और कहते हैं कि स्थानीय स्वशासन को मान्यता नहीं देना चाहिए,
कि स्थानीय स्वशासन हम क्यों बनाएं, क्यों बनाना है स्थानीय स्वशासन, इससे क्या हो जाएगा। तो ये बताते हैं कि क्यों नहीं बनाना चाहिए। ये कहते हैं कि पंचायत व्यवस्था में जो है, जो जाति व्यवस्था वो ज़्यादा मजबूत रहती है। पंचायत व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, ठीक है। पंचायत के ऊपर कब्जा जो है हमेशा ही शक्तिशाली प्रभुत्व जातियों का रहा है। तो हम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे भी देंगे तो भी जो है, उसके बाद भी जो है, जितनी भी ये स्ट्रॉन्ग कास्ट हैं, जो स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम है, ये थोड़ी टूटेगा, ये मजबूत हो जाएगा। इससे तो लोग और मजबूत होंगे, वो उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर दे दोगे आप लोग, ठीक है। पिछड़ी जातियों का हमेशा शोषण होता रहेगा, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। और पिछड़ी जातियों का शोषण जो है वो ये प्रभुत्वशाली जितनी जातियाँ यही तो करती हैं, ठीक है। दलित हाशिए पे चला जाएगा, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं अगर ये पंचायती राज लेकर आते हैं तो, ठीक है। और पंचायतों को राजनीतिक इकाई बनाना सही साबित नहीं हो सकता, ये गलत साबित होगा, आप देख लेना, इन्होंने मना कर दिया। दूसरी तरफ नेहरू भी पंचायतें बनाने के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि पंचायतें इस तरीके से बने, लेकिन बनाई भी बाद में। पंडित नेहरू क्या कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं कि भारत अपनी वैश्विक स्तर पे पहचान बनाए। ग्रामीण लेवल पे ठीक है, लोग रहते हैं, परिपूर्ण हैं, उनके पास हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भोले भाले लोग हैं सब। तो उन्होंने कहा, पंडित नेहरू कहते, एक किस्सा सुनाते हैं, गांधी और नेहरू की बात हो गई तो नेहरू कह रहा था, गांधी कह रहा था कि शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं और गांव के लोग बहुत भोले लोग हैं, तो और वो ईमानदार लोग हैं, ऐसे बोला था। तो नेहरू ने कहा कि आपका वहम है, ये ईमानदार हैं, ये बात ठीक होगी, या वो बहुत भोले हैं। हालांकि आप कभी किसी गांव वाले से रास्ता पूछ के देखना, आपको ऐसा रास्ता बता दे, आप घूमते रहेंगे, चक्कर कटवा देगा आपके। नेहरू ने यही एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो नेहरू चाहते थे कि वर्ल्ड लेवल पे भारत की जो है वो पहचान होनी चाहिए। हम अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, हमें डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। और भारत को एक मजबूत संघ वाला देश होना चाहिए, ना कि हर लेवल पे छोटी छोटी शक्तियाँ डिवाइड कर दे और कल को वो रिबल करना शुरू कर दे, बागी हो जाएं, वो बगावत के सुर उनके मुख से निकले, ठीक है। तो एक मजबूत संघ वाला देश अगर हम बनाएंगे तो दुनिया भर में पहचान मिलेगी और विकास किया जाएगा, उससे डेवलपमेंट हो सकेगी। एक मजबूत और अखंड भारत के लिए शक्तियों का केंद्रीयकरण होना जरूरी है। अगर शक्तियाँ अलग अलग हमने डिवाइड कर दी, अलग अलग जगह पे दे दी, तो फिर क्या होगा? हम डिसीजन कैसे लेंगे? और डिसीजन लिए बगैर देश की डेवलपमेंट कैसे होगी? ठीक है, हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो है कहीं पे फैक्ट्री लगानी है, रोड बनाने हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के लिए जो है अगर पावर नीचे तक दे दी गई, गांव तक, वो हमें ज़मीन देंगे ही नहीं। वो कह देंगे नहीं नहीं, हम यहाँ से अपनी रेल कहीं और से निकालिए, अपनी सड़क कहीं और से बनाइए, अपनी फैक्ट्री कहीं और लगाइए, यहाँ मत लगाइए, हम खेती करते हैं यहाँ पे। जबकि खेती वाली ही ज़मीन में से रोड निकलेगा, खेती वाली ज़मीन में से ही फैक्ट्री बनेगी, खेती वाली ज़मीन पे ही रेलवे लाइन बनेगी, ठीक है, वहीं पे प्लांट्स लगेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो शक्तियों का कि शक्तियों का जो है वो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड शक्तियाँ काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए भारतीय संविधान में हमने जो स्थानीय स्वशासन है उसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया, ना संवैधानिक दर्जा दिया उसमें पे, बल्कि उसको सिर्फ नीति निदेशक तत्वों में रख दिया कि भाई हम जो है राज्य के जो जिम्मेदारियां हैं उनके अंदर इनको डाल देते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि हमने नहीं डाला। तो आर्टिकल 40 के अंदर जो है डाला गया, साथ में 7वीं अनुसूची में इसको डाल दिया और राज्य सूची में शामिल कर दिया कि भाई सेंटर इस पे काम नहीं करेगा, राज्य सूची को इसको अधिकार होगा, ठीक है। राज्य इसके ऊपर कानून बना सकता है, राज्य अपने लिए पंचायती राज लागू कर सकता है, ठीक है। तो पंडित नेहरू ने ये बातें रखी। पंडित नेहरू की बातें बहुत ज़्यादा मतलब कि रेलिवेंट थी, यथार्थवादी बातें थी। अंबेडकर की बात भी पूरी तरह से यथार्थ में थी, पूर्णतः यथार्थवादी बात थी दोनों की। इसीलिए इसको जो है DPSP में डाला गया, इसको वहाँ नहीं डाला गया कि हम इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दें या इसके लिए अलग से एक चैप्टर बना करके दे, जो 1993 में बना करके भी दिया हमने 73rd अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। वैसा करने से मना कर दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो गई, ब्रिटिश टाइम पर डिबेट हो गई, और
इससे पहले जो प्राचीन भारत में जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते भारत आज़ाद हो गया, नया फेज शुरू होता है, उसमें कैसे पंचायती राज विकास करता है, ठीक है, और पंचायती राज का विकास कैसे करता है। देखो नेहरू ने ये कहा कि ठीक है इसको अंदर डालते हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी समझ करके सोचा कि एक गांव का विकास तो फिर भी करना ही है, तो उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम से एक प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया 1952 में। 1951 में इलेक्शन हुए पहले, उसके बाद 1952 में पहली बार प्रोग्राम शुरू किया गया। और इसमें क्या किया गया, खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो एक नियुक्त किया गया, और सरकार की नीतियों को गांव में क्रियान्वित करने का काम कौन करेगा, BDO करेगी। सरकार जो भी बनाएगी वो गांव के अंदर लेके कौन जाएगा, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो फेल हो गया, वो सफल हो ही नहीं पाया, ठीक है, वो विफल रहा। इसका कारण ये माना गया कि जो BDO है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसने बहुत लापरवाही की, बहुत करप्शन किया, इसके कारण फेल हो गया वो, ठीक है। तो नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने असफलता को देखते हुए जांच करवाने का निर्णय लिया कि ये तो बहुत गलत हुआ, हमने शुरू इसलिए किया था कि ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसकी सफलता के लिए जांच करने के लिए जो उन्होंने कमेटी बनाई, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज का जनक कहा जाता है किसको, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। और वैसे अगर पंचायती राज का भारत में जनक माना जाए भी किसने शुरुआत की थी, तो पंडित नेहरू ने शुरू की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, कमेटी ने डिसाइड किया, तो हम किसे कहेंगे, बलवंत राय मेहता को, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो असफलता थी, ठीक है, जो सक्सेस नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनी थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसकी जांच पड़ताल की जा सके, ठीक है, उसके लिए समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता की समिति की सारी से देखते हैं हम क्या क्या थी। 1957 में गठन हुआ, 1957 में ही जनवरी 1957 में गठन है, और नवंबर 1957 में जो है रिपोर्ट दे देता है अपनी, ठीक है। उस समय पे हम ये देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन के थ्रू चीज़ें होती थी, और आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए पंचायत का निर्माण किया जाए। इन्होंने ये बात बोली, इन्होंने कहा कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको सही से अगर लागू करना है, उनकी जो प्लानिंग है और प्लानिंग में जो कुछ बजट डिसाइड होता है वो सब चीज़ें अगर हमें सही से लागू करनी है और उस प्लानिंग कमीशन को सक्सेस बनाना है, तो हमें क्या करना है, पंचायतों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। और पंचायती 3 सत्र पर हों, पंचायत जो बनाएगी वो 3 सत्र पे हों। 3 सत्र कौन से, जैसे एक तो कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, दूसरा ब्लॉक लेवल पे हो, और तीसरा यहीं पे लिख लेता हूँ, ग्राम सभा, ग्राम सभा लिख लीजिए इसको, पंचायत या विलेज लेवल पे हो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, विलेज लेवल पे, ग्राम सभा के लेवल पे या पंचायत होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ब्लॉक लेवल पे क्या होगी, ब्लॉक काउंसिल होगी, यानी कि ब्लॉक कमेटी होगी, ये कह सकते हैं हम, ब्लॉक समिति बोलते हैं ना उसको, ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक कमेटी बनेगी, ठीक है। जैसे यही था डिसाइड की, जैसे यहाँ कौन बनेगा, यहाँ सरपंच होगा, या आप कह सकते हैं प्रधान होगा। यहाँ ये कहा कि इसके अंदर जो है एक चेयरमैन होगा, और चेयरमैन को जो है ये सदस्य मिलकर के भी चुन सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जिस ज़िले का चेयरमैन है उस ज़िले का जो MP है वो उसका चेयरमैन बना दिया जाए, ये भी रिकमेंडेशन में था, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे कमेटी बनाई गई, ठीक, कि ब्लॉक के जो ब्लॉक है उसकी अपनी ब्लॉक समिति होगी, इसका भी चेयरमैन जो है वो होगा, इसका भी चेयरमैन बनाया जाएगा। और इसके चेयरमैन के लिए ये कहा गया कि ये आपस में मिलकर के अपना चेयरमैन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि मंडल या पंचायत क्षेत्र का कार्य योजनाओं के निर्माण से जुड़ा हो, कि जो मंडल पंचायत है या पंचायत मंडल क्षेत्र और पंचायत का जो काम है, यानी कि ब्लॉक समिति और पंचायत का जो काम है वो प्लानिंग कमीशन की जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ा होना चाहिए। और जिला पंचायत का काम जो है वो कार्य योजना पर सलाह देने का होना चाहिए।
यानी कि योजनाएं कौन बनाएगा, वो बनाएंगे मंडल पंचायत और जो अपनी ग्राम पंचायत हैं वो, ग्राम सभाएं हैं वो। और जिला पंचायत जो बन रही है, कार्य योजनाओं पे सलाह देने का काम कौन करेगी, वो करेगी कि भाई जितनी भी ये हम योजनाएं बनाएंगे उस पर सलाह देने का काम जिला पंचायत करेगी। ठीक है, क्रियान्वयन कौन करेगा इनका, लागू कौन करेगा सारी योजनाओं को, ग्राम पंचायत लागू करेगी। ठीक है, जिला पंचायत परिषद का अध्यक्ष जो वो जिला अधिकारी होना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डीसी, वो होना चाहिए। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ये डिसाइड किया इन्होंने। और जिला पंचायत में जो है देखिए, जिला पंचायत में महिलाएं, SC ST का अनिवार्य प्रतिनिधित्व कर दिया जाए। यानी कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। किस लेवल पे, सिर्फ ध्यान रखिएगा जिला लेवल पे, ग्राम लेवल, ब्लॉक लेवल नहीं, सिर्फ जिला स्तर पे। तो इस रिपोर्ट के आधार पे सबसे पहले शुरू किया गया राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज का गठन हुआ। इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को ही ग्राम पंचायत लागू कर दिया गया। इसका उद्घाटन किया था पंडित नेहरू ने। ठीक है, इसका हमने देखा नहीं कहाँ पे किसी ने उद्घाटन किया, लेकिन ये पंडित नेहरू जो है इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है, अब दूसरी समिति बनती है। ये समिति बनी लेकिन देश के अंदर लागू नहीं हुई, सिर्फ दो जगहों पे, और वो भी राजस्थान में एक जिला और आंध्र प्रदेश में एक जगह। ठीक है, अब बनती है अशोक मेहता समिति 1977। इसमें क्या होता है, इसकी रिपोर्ट आती है 1978 में। ठीक है, 77 में जो है कौन था सरकार में, मोरारजी देसाई सरकार आई थी, नई सरकार बनी थी। सरकार ने बनते ही पंचायती राज को लागू करने की कोशिश की और अशोक मेहता समिति बनाई। ठीक है, जनता दल की सरकार जिसे आप कहते हैं। इसने क्या किया, इसने द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बात की। जैसे ऊपर हमने देखा था त्रिस्तरीय की बात की थी, 3 सत्र, 3 लेवल पे पंचायत होनी चाहिए। इसने 2 लेवल पे कहा। ग्राम पंचायत को इन्होंने हटा दिया, उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ जिला परिषद और ब्लॉक समिति, क्षेत्र मंडल, ठीक है, मंडल पंचायत के बारे में इन्होंने बात की। ठीक है, राजनीतिक, इसने एक और बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया इन्होंने, कि राजनीतिक दल भी चुनाव लड़ सकते पंचायतों के अंदर। और कार्यकाल इन्होंने क्या किया, 4 साल, जबकि पिछले वाली ने 5 साल। और उसने ये भी नहीं कहा था कि चुनाव राजनीतिक दल लड़ें। और एक और बात इन्होंने कही कि टैक्स लगाने का अधिकार जो पंचायतों को होना चाहिए। तो टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स कैसे लगा सकते हैं कि गांव में कौन क्या बेचने आ रहा है, लाओ पर्ची कटवाओ, टैक्स लगेगा यहाँ बेचने के लिए। कितना टैक्स लगेगा, कुछ भी बेचना, आज का 1 दिन का आप यहाँ पे 50 रुपये की पर्ची कटेगी, काम के हिसाब से। भाई कपड़ा बेचने आए हो, कपड़ा बेचने आए, चलो 2 रुपये की पर्ची कट गई आपकी। ठीक है, चलो भाई आप क्या बेच रहे हो, हम गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, चलो आपकी 10 रुपये की पर्ची कट गई। ठीक है, चलो आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो, दूसरे गांव से आए हो, क्या करने आए हो, सब्जी बेच रहे हो, चलो 1 रुपये की पर्ची कटवाओ। इस तरीके से पर्चियाँ कटती थी उस समय पे ये। ठीक है, इन्होंने शुरू किया इस बात को। तो राज्य में एक पंचायत मंत्री बनाया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पे मिलेगी। पंचायत मंत्री, ठीक है, पंचायत राज्य मंत्री बनाया राज्य के अंदर, कि राज्य सरकार जो क्या करेगी, एक पंचायत राज मंत्री बनाएगी। ठीक है, तो अपने हर एक स्टेट में पंचायत राज मंत्री होना चाहिए। तो पंचायत मिनिस्टर होता भी है, पंचायतों के मिनिस्टर बनते भी हैं। ठीक है, तो कभी भी आप किसी भी चीज़ को जब डेवलप करते हैं तो अकेली एक चीज़ से डेवलप नहीं होती। जैसे अब 73rd अमेंडमेंट आया तो उससे क्या हुआ, ये वाली चीज़ यहीं से लागू हुई। ठीक है, बाकी जैसे इसके अंदर से ज़्यादा चीज़ें लागू हुई हैं, जैसे त्रिस्तर पे लागू करना इसको। ठीक है, और साथ में जो हम SC ST को आरक्षण देना, लेकिन अब क्या है, वो हर एक जगह पे आरक्षण है। ठीक है, ये तो नहीं है जिलाधिकारी उसका मतलब कि अध्यक्ष होगा, नहीं, अब तो चेयरमैन बनता है उसके अंदर। ठीक है, ये वहाँ से नहीं है, लेकिन त्रिस्तरीय जैसे यहाँ से आया है मंडल पंचायत का लिए कंसेप्ट जो है। ठीक है, रिजर्वेशन यहाँ से निकल कर के आया कंसेप्ट। और यहाँ से जैसे हमने देखा कि ये एक राज्य का राज्य मंत्री होना चाहिए, ये भी होगा। ठीक है, और साथ में ग्राम पंचायत वाली बात आ गई। अब एक और कमेटी बनती है, GV राव कमेटी, GV राव समिति, जिसकी रिकमेंडेशन को जानना जरूरी है 1985 में।
इसका गठन ग्रामीण विकास एवं गरीबी हटाओ को लेकर के किया गया कि गांव का विकास करना है और गांव से गरीबी साफ कर देनी है। ठीक है। पंचायत में राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं होगी, इन्होंने ये कहा पंचायती राज में राजनीतिक दल नहीं पार्टिसिपेट करने चाहिए। पंचायत का कार्यकाल जो है वो इन्होंने 8 साल कर दिया। याद रखिएगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, 8 साल कर दिया। कार्यकाल में पूर्व पंचायत, मान लो कि 8 साल से पहले पंचायत भंग हो गई, होने की दिशा में क्या करना है, 6 माह में नई पंचायत चुन ली जाए। ये यहाँ से निकल करके 73rd अमेंडमेंट में चला गया। ठीक है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सिफारिशें जो आई वहाँ से निकाल करके नई चीज़ें बनती गई। फिर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, ये भी आ गया 73rd में। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। इसके बाद राज्य विकास परिषद बनाई जाए, ये तो नहीं बनी है। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, और इसके अंदर क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री होगा और पंचायत के सारे अध्यक्ष रखे जाएंगे। ये नहीं है, ये नहीं लग पाई। समाज सेवी संस्थाएं जो NGO जो हैं, इनके सहयोग लेकर के ग्रामीण लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक चेतना जो है उसका विकास करना किया जाए। किसका सहयोग लेके, NGO का सहारा लेके, समाज सेवी संस्थाओं का सहारा लेके, ये इसकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद LM सिंघवी समिति बनती है 1986 में। ये क्या कहती है, पंचायत को प्रभावी बनाने के लिए इसके लिए गठन किया गया कि पंचायत को प्रभावी कैसे बनाएंगे हम। भाई ठीक है, GVK राव समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। ठीक है, अब LM सिंघवी कमेटी क्यों बनाई कि भाई देखो पंचायतों को प्रभावी कैसे बनाए, वो इफेक्टिव रहें, इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए, वो कैसे होगी। तो इन्होंने एक बात बोली कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वो तब इफेक्टिव हो सकती है। भाई इफेक्टिव बनाना है ना, आपको लागू करनी है ना, तो पंचायतों को संविधान में शामिल करो, और जो संविधान में चीज़ लागू होगी उसको लागू नहीं करता कोई, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। साथ में इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत का गठन किया जाए। भाई जो भी न्याय से संबंधित डिसीजन है, हम सीधे क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तहसील कोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि गांव की पंचायतों को ये अधिकार दे दिया जाए। तो न्याय पंचायत होनी चाहिए जिसके अंदर आप एक सरकार का जज नियुक्त कर दीजिए, लेकिन पंचायतों को वहाँ पे रखिए, पंचायत की समिति को। फिर इन्होंने कहा कि संवैधानिक दर्जा देने के लिए PK थुंगन समिति बनाई गई। अब देखो सरकार ने सोचा कि ठीक है संवैधानिक दर्जा देंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा दें कैसे। तो संवैधानिक दर्जा देने के लिए PK थुंगन समिति बनाई जाती है 1988 में। ठीक है, PK थुंगन समिति बनाई गई, और इस समिति का मुख्य काम था पंचायत को संवैधानिक आधार प्रदान करने के प्रावधानों पर सुझाव देना। क्या काम था कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान किया जाएगा, ये बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन प्रावधान क्या होंगे वो बात डिसाइड करनी, कौन से प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, तो 64th अमेंडमेंट बिल लेके आया गया, PK थुंगन समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी, और उसमें कहा कि संविधान में पंचायत का प्रारूप कैसा हो। ठीक है, ये चीज़ डिसाइड हुई 64th में, लेकिन लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा में बिल पारित नहीं हो पाया। ये 1989 की बात है, 64th अमेंडमेंट आता है तो। ठीक है, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। अब आती है SR बोम्मई कमेटी 1990। SR बोम्मई कमेटी 64वें संविधान संशोधन के अंदर कुछ आपत्तियां दर्ज की गई कि भाई इसके अंदर कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए इसका गठन किया गया कि भाई इनको ख़त्म करो। ठीक है, और इसने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पंचायती राज को संविधान में शामिल कर लिया गया, और संविधान में भाग 9 आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक प्रावधान कर दिए गए। ये कुछ कमेटियाँ थी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर पंचायती राज आ जाए। कुछ अदर कमेटियाँ भी हैं। हनुमंत राव समिति बनी थी 1983 में। केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग में भी पंचायती राज से बात हुई थी 1983 में। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, ये भी एक कमेटी बनती है पंचायती राज को लेकर के, हरलाल सिंह खर्रा। ठीक है, ये समिति बनी थी। अब हम देख लेते हैं कि पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। संविधान में आ गए, अब संविधान में उसके प्रावधान देखते हैं क्या है। 2 तरीके के प्रावधान देखने को मिलेंगे आपको, एक अनिवार्य, एक ऐच्छिक। अनिवार्य कैसे, अनिवार्य का मतलब है जो संविधान में लिख दिया गया है, जो मानना जरूरी है, जिनका पालन करना बाध्यकारी है, लीगली तौर पे आपको बाइंडिंग तौर पे मानना पड़ेगा। ऐच्छिक के अंदर ये दिया गया है कि देखो जरूरी नहीं कि मानना ही है। ठीक है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया।
राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपने अनुसार इसको लागू करिए। ऐच्छिक प्रावधान की आपकी इच्छा है, करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते मत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। राज्य अपनी स्थिति देख करके लागू करे। सबसे इंपॉर्टेंट है अनिवार्य प्रावधान, ठीक है, उनको देखते हैं। जो ऐच्छिक हैं, ऐच्छिक प्रावधानों ने जो है वो, जैसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 आता है, हरियाणा ने लागू किया 1994 में, 95 में हरियाणा में लागू हो गया था। तो 1994 में जब पंचायती राज आया तो उसमें सॉरी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अनिवार्य प्रावधान देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के द्वारा एक गांव के लिए एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। आर्टिकल 243A इसके लिए डिसाइड हुआ, ठीक है। ग्राम सभा में ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका चुनाव पत्रावली मतदान सूची में हो, ठीक है, यानी कि उनका नाम होना चाहिए, जो वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उनके अंदर इनका नाम होना चाहिए, वही इसके अंदर शामिल होंगे ग्राम सभा के अंदर, ठीक है। मतदान सूची जो है वो राज्य चुनाव आयोग तैयार करेगा। कौन करेगा? मतदान सूची राज्य चुनाव आयोग के द्वारा तैयार की गई हो, ठीक है, यानी कि राज्य चुनाव आयोग ही इसको तैयार करेगा। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत ढांचा होगा, यानी कि 3 लेवल पे पंचायत होगी, और ये बात लिख दी गई आर्टिकल 243B में, ठीक है। 3 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, जिला परिषद जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, पंचायती राज वहीं पे लागू होगा। जिस राज्य की संख्या 20 लाख से कम है वहाँ पंचायती राज नहीं लागू होगा, ठीक है। अब दूसरा अनिवार्य प्रावधान, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? सदस्यों का चुनाव देखिए, ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव जो वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट चुनाव होगा, ठीक है, सदस्यों का, इनके सदस्यों का। आरक्षण जो वो SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए, ये बात भी लिख दी गई आर्टिकल 243D में, ठीक है। और इसी के अंदर जो है महिलाओं को आरक्षण भी लिख दिया गया। A, B, C और D यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। इन सीटों में से 1/3 सीट जो हैं, जो ये सीट होंगी, इन सीटों में से SC ST और जनरल में भी महिलाओं को आरक्षण होगा, और इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी ये सीटें 243D में आरक्षण के लिए। राज्य महिलाओं की सीटों को बढ़ा सकता है, जैसे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में, ठीक है, 1994 था, लेकिन अब हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2020 और क्या कर दिया गया इसको? अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है? ये 2022 में आ गया है, 2022, ये 2022 वाले में है कि महिलाओं के लिए हरियाणा ने 50% सीटें कर दी। लिखते चलना आप साथ के साथ कि ये जो चीज़ें नहीं लिखी हुई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, ठीक है, और उसके बाद 2022 अमेंडमेंट करके जो लाया गया है उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। साथ में एक चीज़ और जोड़ी गई है, इसके अंदर OBC को भी आरक्षण दे दिया गया है, OBC को भी रिजर्वेशन मिल गई है, ठीक है। पहला स्टेट है जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और रिजर्वेशन OBC को दिया, पहला स्टेट है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। कार्यकाल जो होना चाहिए वो आर्टिकल 243E में दिया गया कि कार्यकाल कितना होगा, तो कहा गया कि 5 साल कार्यकाल रहेगा। अगर बीच में भंग हो गई तो 6 महीने में चुनाव करवाना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। और पंचायत जो है वो शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी। मान लो बीच में जो है किसी सरपंच की डेथ हो गई या किसी सरपंच ने पद त्याग दिया, किसी जगह पे नौकरी करना शुरू कर दिया और पद छोड़ दिया, तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे इसने 3 साल काम कर लिया है, अब दोबारा चुनाव करो, 2 साल के लिए जो चुना जाएगा वो 2 साल के लिए चुना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के अयोग्य है, मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो लिखी हुई है ये 243F में है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता तो वो पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकता।
कि भाई आपको योग्य होना पड़ेगा, कम से कम योग्यता आपकी क्या रख दी गई, राज्य विधानसभा, ठीक है। लेकिन योग्यताएं हरियाणा में तो कुछ और भी की गई हैं, इसके अंदर बदलाव कर दिया हरियाणा में, हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अंदर। इन्होंने क्या किया, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 2020 के अंदर आया था, 2020 में नहीं, 20 में नहीं आया था, 16 में, 2016 पंचायती राज एक्ट 2016 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इन्होंने क्या किया कि एससी जो है वो 8th पास होना चाहिए, और अब ओबीसी को भी उसमें इंक्लूड कर दिया है कि वो भी 8th पास हो। जनरल कैटेगरी के लिए जो कर दिया गया कि 10th पास होना चाहिए, और इसमें साथ में महिला भी इंक्लूड कर दी गई कि वीमेन भी जो है वो कम से कम 8वीं पास हो। ये प्रोविज़न कर दिया गया, ठीक है, कि ये योग्यता रहेगी उसके लिए, ठीक है। साथ में योग्यता में कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, कोई भी लोन, किसी भी तरीके का लोन पेंडिंग ना हो, सारे लोन क्लियर हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हों वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, ये भी हरियाणा के एक्ट में ला दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नए प्रावधान हुए हैं, ठीक है। देखो ये कहा कि राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, ठीक है। अगर वो अयोग्य है तो उसको चुनाव नहीं लड़वा जाए। अगर स्टेटमेंट बदल दें कि भाई पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु और विधानमंडल में 25 थे, अगर ये 25 का नहीं हुआ तो क्या पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता? नहीं, लड़ सकता है। यही एक अपवाद है कि भाई लड़ सकता है, इसमें 21 का लड़ सकता है, विधानसभा के लिए 25 की उम्र चाहिए होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 2 क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये भी रखा गया कि भाई क्या किया गया कि भाई एक व्यक्ति जो है वो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा। 243F में है ये बात भी, ठीक है। इसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग बनेगा, ठीक है, अनिवार्य प्रावधान कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, कि राज्य के अंदर राज्य वित्त आयोग बनाया जाएगा 243I के अंदर। संरचना और नियुक्ति कैसे होगी? एकल सदस्यीय रहेगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, कार्यकाल 5 साल के लिए गठित होगा, रिपोर्ट देते ही इसको भंग कर दिया जाएगा। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी राज्य वित्त आयोग की, इसको भंग कर दिया जाएगा और नया वित्त आयोग जो वो गठित किया जाएगा, ठीक है। अब कार्य क्या कर सकता है राज्य वित्त आयोग के काम क्या हैं? पहला काम तो ये कि राज्य के राजस्व का वितरण राज्य एवं पंचायत के मध्य करेगा, कि राज्य के पास जितना भी टैक्स आ रहा है, जो भी उसका रिवेन्यू है, उसको पंचायतों में डिवाइड करने के लिए रेशियो बताएगा कैसे होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत कौन से टैक्स लगाएंगी, किन टैक्स को लगाएंगी, उसका निर्धारण भी जो है वो वित्त आयोग करे कि पंचायत टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती, और लगा सकती तो किन चीज़ों पे ऊपर टैक्स लगेगा और किन पे नहीं लगेगा, वो डिसाइड करने का काम किसका? राज्य वित्त आयोग का। तो पंचायत को राज्य की संचित निधि से अनुदान की सिफारिश करेगा कि भाई जो राज्य की संचित निधि होती है, स्टेट कंसोलिडेटरी फंड, ठीक है, उसमें से जो फंड दिया जाएगा, उसमें से फंड राज्य जो पंचायत जो है वो कितना फंड दिया जा सकता है उसको डिसाइड करने की सिफारिश करेगा कि आप इसमें से फंड दीजिएगा, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देगा कि पंचायत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बेहतर कैसे किया जाए, कौन से उपाय हो सकते हैं, वो सब चीज़ें राज्य वित्त आयोग। अब एक और 243K ये भी है, राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा। इन्होंने क्या कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग बनाना चाहिए, ठीक है। राज्य का हर एक राज्य जो है अपना राज्य निर्वाचन आयोग बनाएगा, 1 सदस्य निकाय बनेगा, ठीक है, 1 राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, नियुक्ति वही फिर राज्यपाल करेगा। राज्य की सारी नियुक्तियाँ राज्यपाल करता है, लगभग सारी नियुक्तियाँ। कार्यकाल जो है खुद राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे राष्ट्रपति करता है वैसे ही हाई कोर्ट के भी जस्टिस को जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसको छोड़ दीजिएगा बस कि भाई इसके जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो नॉर्मल जज हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति से होती है, ठीक है। उसके लिए ये नहीं होता कि राज्यपाल करेगा, वहाँ पे उसको अधिकार नहीं है। इसको बाकी जैसे राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, HPSC चेयरमैन, ठीक है,
या फिर आप मान लीजिएगा कि HSSC चेयरमैन, ये सब जो नियुक्त करते हैं राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इन सब के लिए, ठीक है, ये राज्यपाल को अधिकार है। कार्यकाल क्या किया गया कि राज्य अपने अनुसार निर्धारित करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल राज्य स्वयं निर्धारित कर लेगा, ठीक है, ये प्रोविज़न कर दिया। सामान्य तौर पे 6 साल या 62 वर्ष तक रखा जाता है, ठीक है। समय से पहले हटाने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसको हम कैसे हटाते हैं, जैसे महाभियोग लगाया जाता है वैसे उसको हटाया जाएगा। तो ऐसे ही राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे सारे वो प्रावधान जो मानने ही मानने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऐच्छिक प्रावधान क्या है। ऐच्छिक प्रावधान मतलब कि राज्य अपनी मर्जी से करे। जैसे विभिन्न सत्र की पंचायत का नामकरण राज्य अपने अनुसार कर सकता है। जैसे जिला परिषद का नाम, जैसे कोई ये बोले कि भाई जिला परिषद नहीं रख रहे, हम इसका नाम बदलना चाहते हैं, ठीक है, हम इसका नाम जो है जिला पंचायत कर देते हैं, ठीक है, बदल देगा नाम। ग्राम पंचायत को वो कह सकता है नहीं, हम इसका नाम ग्राम पंचायत नहीं, हम इसका नाम जो है तालुका रख देते हैं, ठीक है, कुटुंब रख देते हैं। मंडल को जो है वो मंडल ना रख करके कुछ और नाम बोल दे कि ये तहसील पंचायत है, ठीक है, ये बोल दे कि नहीं ये मध्यस्थ पंचायत है, मध्य पंचायत है, ऐसे नाम रख दे। तो मर्जी है, सरकार अपने तरीके से नाम डिसाइड कर सकती है। हमारे राज्य में तो ऐसे लोग बोलेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप बोल दे कि सरपंच बोलोगे या फिर प्रधान बोलोगे, ठीक है। अब आप देख लेना कभी भी जब वहाँ पे आपने एक पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी, उसमें कहा जाता है कि प्रधान और उप प्रधान ये पद बने हुए वहाँ पे। हरियाणा में तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कहीं कि प्रधान कौन है, उप प्रधान कौन है। यहाँ कहते हैं सरपंच कौन है, और उप सरपंच तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है। तो ये ऐच्छिक प्रावधान में आता है, ठीक है। पंचायत के अध्यक्षों के नाम राज्य रख सकता है, जैसे मैंने बताया ना, प्रधान, उप प्रधान, ठीक है। और विभिन्न ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन की जो पद्धति है कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाएगा, वो भी राज्य अपने अनुसार तय करेगा। सांसद और विधायकों को ग्राम पंचायत को छोड़कर, सिर्फ गांव की पंचायत को छोड़कर क्षेत्र यानी कि मंडल, ब्लॉक और जिला परिषद के पदेन अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भाई देखो, मंडल पंचायत का अध्यक्ष MLA को बनाया जा सकता है, जिला परिषद का अध्यक्ष जो है राज्य अगर प्रावधान कर दे तो वो MP को बनाया जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। OBC के लिए आरक्षण दे सकता है और ये हरियाणा ने कर भी दिया है, ठीक है। अनुसूची 11 में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पंचायत को होगा, ठीक है। कितने अधिकार दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं अनुसूची में। राज्य तो कानून बना सकता है, ये 29 विषय दिए हैं आर्टिकल 243G में, ठीक है। G तक की बातें पढ़ रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा डिटेल चल रहे हैं अभी तक। तो आर्टिकल 243M, इसके अंदर क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था निम्न में लागू नहीं होगी। अपवाद स्वरूप आ गई है। अब कहा कि चलो किस पे लागू नहीं होगी, इस पे लागू नहीं होगी। कैसे लागू नहीं होगी देखिए, विशिष्ट अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं होगी, अनुसूचित, ठीक है। दूसरा, विशिष्ट अनुसूचित यानी कि SC, कोई ऐसा क्षेत्र है जो विशिष्ट तौर पे SC एरिया है जिसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़े। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनमें लागू नहीं होगा। मणिपुर पर्वतीय परिषद वाले क्षेत्र में लागू नहीं होगा, ठीक है। पर्वतीय काउंसिल बनाई जाती है, उनके ऊपर लागू नहीं। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग के गोरखा परिषद क्षेत्र में लागू नहीं होगी। तो यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया कि भाई बहुत सारी जगहों पे लागू नहीं हो रहा है ये। तो अब सरकार ने सोचा कि देखो, पंचायती राज जब और जगहों पे लागू कर दिया तो यहाँ के लिए भी तो कुछ तो करें। तो ज़्यादातर प्रभावित जो थे, जहाँ पे लागू नहीं हो रहा था, वो तो शेड्यूल ट्राइब एरियाज, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो हैं, वहाँ पे लागू नहीं हो रहा था ये। तो उसके लिए सरकार ने कहा कि इसका भी प्रोविज़न करते हैं, और उसके लिए सरकार ने भूरिया समिति का गठन किया 1995 में, ठीक है। तो भूरिया समिति का जब गठन किया गया तो चुनाव जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज कैसे लागू किया जाए, ये उसके सामने क्वेश्चन रखा गया कि कैसे लागू करना है, बताइएगा हमें। तो इसने सुझाव दिया, इसने कहा कि पेशा कानून बनाइए। पेशा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करेगा, ये कानून बनाना है। पेशा एक्ट 1996 में आता है, मतलब कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, कि भाई शेड्यूल एरिया में हम पंचायत का एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कैसे लागू होगा? जितने क्षेत्र में एक विशिष्ट जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं
उसे एक गांव मान लिया जाए कि भी जितने भी क्षेत्र में विशिष्ट जनजाति के लोग रहते हैं उसको एक गांव मान लेंगे। विशिष्ट याद रखना, उसी जनजाति, विशिष्ट जनजाति होनी चाहिए। जनजातियों के पारंपरिक कानून के अनुसार ही पंचायतें फैसला लेंगी। ये नहीं होगा कि पंचायत जो संविधान बोल रहा है सब कुछ वही बोलेंगी, नहीं, उनके पारंपरिक कानून होते हैं, उनके रीति रिवाज होते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उसके अनुसार फैसला करेंगी। पंचायत में 50% स्थान जो अनुसूचित जनजाति के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रहेंगे। यानी कि वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि विशिष्ट जाति के लोग रह रहे हैं लेकिन उसके अंदर कुछ और भी जातियाँ रह रही हैं और वो प्रभुत्वशाली जातियाँ हो जाएं, फिर वो ताकतवर जातियाँ हों, संख्या कम हो लेकिन ताकत ज़्यादा रखती हों। तो लेकिन फिर भी कहा गया कि 50% स्थान जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए रहेंगे। अगर मान लो 15 सदस्य चुने जाने हैं तो 7.5 यानी कि 8 सदस्य जो हैं वो इन्हीं से चुने जाएंगे, अनुसूचित जनजाति से, एसटी से। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ कही गई कि अध्यक्ष का पद जो है वो अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगा, कि भाई जो भी अध्यक्ष बनेगा ग्राम पंचायत का, वहाँ की जो जनजातीय क्षेत्रीय ग्राम पंचायत, उसमें एसटी ही रहेगा अध्यक्ष। ठीक है, वो कभी दूसरा नहीं बन पाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी। भाई कोई भी आपको मान लो सरकार को कोई प्रोजेक्ट लगाना, कुछ और काम करना, तो उसके लिए जो वहाँ की सभा, ग्राम सभा है, उससे अनुमति लेना है, ये रखा गया। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके लिए सरकार माइनिंग करती है, खनन करने के लिए जो ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये रहते ही जंगलों में हैं, जंगलों में ही खनन का काम किया जाता है, तो खनन के काम के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी वहाँ पे। अब देखिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है पेपर के अंदर जो आपको अब लिखना है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें थी। अब आगे चलते हैं। देखिए पंचायती राज चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने। चुनौतियों के अंदर आप सबसे पहले देखेंगे इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं, संस्थागत चुनौतियाँ क्या हैं। जैसे प्रधान, सरपंच या अध्यक्ष पद के प्रावधानों को राज्यों के अधीन छोड़ दिया गया। भाई इनको इसके अधीन, राज्य के अधीन छोड़ दिया, ये कि राज्य ही अपना फैसला करेगा। इसके बाद क्या है, जैसे ही अधीन छोड़ा गया, राज्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव करवाने शुरू कर दिए, डायरेक्ट इलेक्शन करवाया, इनडायरेक्ट नहीं करवाया कि भाई देखो पंचायत के 20 सदस्य चुने जाएंगे और ये 20 सदस्य आपस में वोट डाल करके एक सदस्य को चुन लेंगे, वो इनका प्रधान होगा। लेकिन अब क्या हो गया, डायरेक्ट चुनाव होगा, एक व्यक्ति खड़ा होगा कि मैं सरपंच खड़ा हूँ, बाकी मेंबर खड़े हैं, मेंबरों की वोट अलग पड़ेगी, सरपंच की अलग पड़ेगी, ऐसे कर दिया। जिसके कारण जो प्रधान और सरपंच के लिए जो वित्तीय खर्च है, पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है, आजकल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, और इससे जो पंचायत के जो मेंबर होते हैं दूसरे, उन पंचों की जो भूमिका है वो शून्य हो गई है, जीरो हो गई है। सरपंच का प्रभुत्व स्थापित हो गया। गांव में जो पंच होते हैं, 20 पंच हैं, तो 20 पंच की कोई वैल्यू नहीं है। सरपंच है, सब सरपंच को जानते हैं, बस सरपंच ही है। मेंबर है, कोई मेंबर को कोई पूछता भी नहीं, कौन तू मेंबर है, अबे चलना, कौन मेंबर, सरपंच है, अच्छे हाँ राम राम सरपंच जी, ये चलता है ना, इस तरीके से। दूसरा फिर क्या किया गया कि ग्राम सभा की बैठकें नहीं होती, ग्राम सभा बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई भी बैठक नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि इससे सरपंच जवाब देने से फ्री हो गया बिल्कुल। ग्राम सभा की बैठकें ही नहीं होती हैं, सरपंच पर कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का कि सरपंच के ऊपर कोई कंट्रोल बना पाए। ठीक है, ये बड़ी चुनौती है कि इससे कैसे निपटा जाएगा। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बातें चल रही हैं। तीनों स्तर की पंचायत में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है कि पंचायत ब्लॉक समिति के साथ कनेक्ट हो, ब्लॉक समिति जिला परिषद के साथ कनेक्ट हो, या जिला परिषद पंचायत के साथ कनेक्ट हो, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, शक्तियों का स्पष्ट तौर पे विभाजन नहीं आता कि क्या शक्तियां हैं। दे तो दी 29 शक्तियां, लेकिन पता ही नहीं कौन सी शक्तियां हैं वो। ठीक है, इसके बाद प्रशासनिक लेवल पे कुछ चुनौतियां आती हैं। प्रशासनिक लेवल पे देख लेते हैं, कुछ चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। ये है कि जिलाधिकारी का सरपंच व पंचों के प्रति कम समझदारी वाला पूर्वाग्रह। जो जिले का अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ठीक है, यूपीएससी पास करके आता है, सब कुछ जानता है, पढ़ा लिखा, अच्छी पढ़ाई करके आया, वो क्या करता है, सरपंच और जो पंच होते हैं उनको मानता है कि ये लोग समझदार हैं ही नहीं, बेवकूफ़ लोग हैं ये। वो पहले से ही सोच के रखता है, प्रीजुडाइज है उसके अंदर, ये पूर्वाग्रह है, पहले से ही ये रखता है कि नहीं इसको कुछ नहीं आता, ये बस ठीक है आ गया, इसकी बात सुन लेते हैं।
इतना रखता है। वो कहता है कि इसको नहीं पता, इसको मैं ही बताऊँगा जो कुछ होगा। और यही समस्या ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ है कि सरपंच जो है ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके साथ उनको भी वो अंदर इनको क्या पता है, ठीक है। और ये भी मान लेते कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो बना हुआ है ये ऊपर से भेजा गया आदमी, इसको क्या पता गांव में कैसे होगा, कैसे चीज़ें दूर होंगी, इसको क्या पता गांव से पानी कैसे निकलेगा, इसको क्या पता गांव में कैसे पानी भर जाता है, इसको क्या पता कि तालाब क्यों ज़रूरी होता है। वो इस तरीके से सोच लेते हैं। उनको भी लगता है कि इसे कुछ नहीं पता है, ये बस सरकार का आदमी बैठा है। दोनों तरफ से जो है जानकारी का अभाव है, दोनों को नहीं पता कि क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे काम होते हैं, ठीक। इसलिए दोनों को जो है स्पेशल पंचायतों के लिए प्रशिक्षण चाहिए, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलेगा। आपसी गठजोड़ के कारण जो है क्या होता है, कई बार ठेकेदारों के बीच में, सरपंच के बीच में गठजोड़ हो जाता है, ठीक है। और कई बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ठेकेदारों के बीच में, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सरपंचों के बीच में, या जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, या फिर आप मान लीजिए कि जो पंचायत सचिव है और साथ में जो सरपंच है, उनके बीच में गठजोड़ हो गया और बहुत सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी, सफल होंगी ही नहीं, ठीक है। और ये गठजोड़ की व्यवस्था जो है ये इतनी मजबूत हो गई है कि इसको तोड़ पाना मुश्किल हो रहा है, इसको नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि इसके अंदर सारे सरकारी अफसर जो हैं वो प्रत्यक्ष तौर पे शामिल होने की संभावनाएं हैं या सूचनाएं मान लीजिए। हम ऐसा सोचते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पे सारे सरकारी अफसर इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद वित्तीय चुनौतियां आती हैं। पंचायत के पास दो विकल्प होते हैं अपना वित्त कमाने के, क्योंकि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंशियल जो चैलेंजेज है वो क्या है, या तो वे स्वयं टैक्स लगा दे, ठीक है, और उससे वित्तीय जो उनकी फाइनेंशियल समस्या है उसका समाधान करे, ठीक है, जो कि वित्त आयोग अनुमति देगा तो ये कर सकते हैं। या फिर राज्य सरकार जो राजस्व में से पंचायतों को हिस्सा दे जिससे वे विकास कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों विकल्पों से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार दे रही है उससे भी नहीं हो रहा, और वो खुद टैक्स लगाएं उससे भी नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कुछ सामाजिक चुनौतियाँ भी हैं। सामाजिक चुनौतियों में है कि शिक्षा का अभाव है, यानी कि जो थोड़े बहुत क्या होते हैं कि जो सरपंच है, पंच हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। उनको क्या है कि चीज़ों का पता नहीं होता, सरकारी चीज़ों का। तो पंच और सरपंच जो हैं वो जानकारी का अभाव रहता है, उन लोगों को पता नहीं होता चीज़ों का, जिससे सरपंच और पंच जो है सरकारी क्षेत्र की जो मशीनरी है, सरकारी क्षेत्र का जो जितना भी काम है उस पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, और गाँव का विकास जो है उसकी योजनाएँ बनाने में विफल हो जाते हैं। कि अपनी योजनाएं बताएं उसके लिए वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उनको जानकारी नहीं मिल पाती और सरकार पे ही सारा भरोसा रख लेते, सरकार करेगी, लेकिन वो बता नहीं पाते, कर नहीं पाते, ठीक है। और पंचायत ने जो है, जो पंचायत जब से आई हैं, पंचायत के आने से गांव में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, बहुत ताकतवर हो गई है, क्योंकि हिस्सेदारी की बात आ गई है और पंचायत का पद जो है, सरपंच पद जो, उसके ऊपर कब्जे की बात हो गई है। तो प्रभुत्व रखने वाली जातियाँ जो वो जो निमन जातियाँ होती थी, जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, उनके प्रतिनिधित्व को देखकर खुश नहीं है। अगर कोई एससी सरपंच बन जाए, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व देखकर खुश नहीं है, और वो क्या है कि अपना खुद का सरपंच बनता है तो ताकतवर है, सब कुछ कर लेते हैं अपने आप। निमन जाति के कोई प्रधान बनने पर क्या होता है कि सरपंच बनने पर क्या होता है, प्रभुत्व जातियाँ जो है, जो ताकतवर शक्तिशाली जातियाँ हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, डोमिनेट करती हैं गाँव के अंदर, उन जातियों द्वारा जो है उस सरपंच की सलाह को ही नहीं माना जाता है, उसे दबाया जाता है कि चल यार तू क्या सलाह देगा हमें, ऐसे दबा के रखा जाता है कि वो सरपंच काम ही नहीं कर पाता, फिर कभी पूरे साल काम नहीं हो पाता उससे, क्योंकि वो किसी एरिया में काम करेगा उसको दबा देंगे, धमका देंगे, ठीक है, गुस्सा कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है, उसको धमकी दे देंगे, चल भाग यहाँ से, देखा यार आया बड़ा सरपंच, ऐसे कह के भगा देंगे। तो ये बड़ा मसला हो गया है खड़ा, ठीक है। महिलाओं की स्थिति को लेकर पुरुष प्रधान समाज में महिला जो है वो, महिला और पुरुष का संघर्ष बढ़ रहा है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुष सारे निर्णय लेता है समाज के, ठीक है, पुरुष की ही प्रायोरिटी रहती है हर एक चीज़ के अंदर। लेकिन महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण दिया गया तो महिला को बनाना पड़ता है, ठीक है। कई राज्यों में 50% आरक्षण दिया, जैसे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। और लेकिन होता ये है कि महिला को पंचायत में बैठने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। मान लो ग्राम सभा की मीटिंग हो जाए तो महिलाएं आएंगी नहीं, उसके अंदर सारे पुरुष बैठे हुए हैं,
ठीक है, महिला पंचायत सदस्य चुनी भी गई तो भी नहीं आ रही है, उसका पति आकर के बैठ गया, उनकी जगह पे उनके जो पति लोग हैं, जो प्रधान पति हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो सारे निर्णय लेते हैं वही, और महिला सिर्फ क्या है, एक चेहरे के तौर पे रखी गई है कि ये देखो ये है तुम्हारी प्रधान, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन काम कौन कर रहा है, उनका पति कर रहा है। विधायक से मिलने जाना है, पति जा रहा है, ब्लॉक बीडीओ से मिलने जाना है, पति जा रहा है, सचिव से मिलने जाना है, पति जा रहा है, तो सब काम जो है वो पति कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जा कर के पति कर रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी हो रहा है कि साइन करने हैं, पति कर रहा है, ठीक है, वही बना हुआ है अपनी पत्नी के नाम के ऊपर, जो है सारे के सारे काम वही कर रहा है, ठीक है। इस बार पंचायत की जो चुनाव व्यवस्था ने जो है गांव के माहौल को ख़राब कर दिया, बदल दिया। रिश्ते नाते गांव के इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, आपस में बोल चाल उठना बैठना बंद हो रहा है, पुरानी बातें उखाड़ लाते हैं, अरे इसके साथ तो पीछे तो इसका बहिष्कार किया गया था, ऐसे किया गया था, ऐसी बातें चुनाव के समय पे आ जाती हैं। अरे इसके दादा ने ये सब किया था, अरे इसकी दादी ने ये किया था, इसके भाई ने ये किया था, अरे इसने पंचायत में गोली चला दी थी, ऐसी ऐसी बातें उखड़ के आ जाती हैं, उससे रिश्ते नाते बिगड़ जाते हैं। जो बात 20-20, 50-50 साल से दबी हुई थी, बातें उखड़ करके आनी शुरू हो गई। तो अब चुनाव में जो है राजनीतिक दलों ने भी जो है क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष तौर पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जैसे पंचायत के अंदर आम आदमी पार्टी कई बार अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, ठीक है, और वो आम आदमी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो समाज में इसके बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं पंचायती व्यवस्था के। अब हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ समाधान कर सकते हैं इन चीज़ों का, कि भाई हमारी तरफ से सुझाव क्या हो सकता है और समाधान क्या हो सकता है। समाधान और सुझाव के मतलब ये है कि तीनों सत्रों की पंचायत की भूमिका जो वो सुनिश्चित की जाए कि भाई जो पंचायत जो है उसका क्या काम है, ब्लॉक समिति की जो पंचायत है उसका क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उसका क्या काम है, उनकी जिम्मेदारियां, उनकी भूमिका, उनका रोल क्या रहेगा, वो सब डिसाइड किया जाए। तीनों शक्तियों का बिल्कुल क्लियर तौर पे स्पष्ट विभाजन होना चाहिए कि भाई पंचायत को क्या शक्तियाँ, ब्लॉक को क्या, डिस्ट्रिक्ट को क्या, ये क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। राज्य कानून बनाने की शक्ति जो गांव को दे, स्टेट को ये करना चाहिए कि भाई कानून बनाए, वो अपने लिए कुछ कर सकता है अलग से। गांव में जागरूकता फैलाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ को वहाँ पे भेजना चाहिए। एनजीओ को सरकार पैसा देती ही है, ठीक है, तो एनजीओ के माध्यम से सरकार जो है काम कर सकती है, ठीक है। चुनाव में निगरानी तंत्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि पैसा जो खर्च होता है उसके ऊपर लिमिट लगनी चाहिए। चुनाव लड़ने से रोकने के कानून सख्त बनाए जाएं कि चुनाव कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, वो कानून सख्त होने चाहिए, ठीक है। वित्तीय अधिकारिता बढ़ाई जाए, यानी कि फाइनेंशियल जो उनके पास दिक्कत रहती है, उनके वित्त के अधिकार बढ़ाए जाएं कि भी वो अपना पैसा खुद भी जोड़ सके कहीं से। जैसे मान लो कि टैक्स के साधन हो सकते हैं उनके पास, ठीक है, और टैक्स के साधन क्या हो सकते हैं कि भी जैसे गोचरण भूमि है या फिर चरागाह है, चरागाह के ऊपर क्या होता है कि वो टैक्स लगा सकते हैं कि भाई देखो यहाँ ये सरकारी ज़मीन है और इस सरकारी ज़मीन को जो है हम बोली लगाते हैं, लोग इस पे खेती कर सकते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई एससी इतनी बोएगा, एसटी इतनी बोएगा, ओबीसी इतनी बोएगा, जनरल कैटेगरी से लोग जो वो इसको इतनी ज़मीन को बोएंगे, ठीक है, तो वो खेती कर सकते हैं उसके ऊपर, और उसका पैसा ले ले कि भाई देखो नॉर्मल रेट है, ये इतना देना पड़ेगा। विवाह जो होते हैं गांव के अंदर, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है कि भाई आप कितना खर्च करोगे, जितना खर्च करोगे उसका 1% आप जो है टैक्स जो है पंचायत को जमा कर देना। आपने खर्च किए 10 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का 1% देख लो कितना होगा, 10,000 रुपये आप जो है पंचायत में जमा करवाना, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा इतना, मतलब कि आप जब 1% लेंगे तो 10,000 रुपये आप जमा करवा दीजिए विवाह पे, ठीक है। आपने किए 50 लाख रुपए तो 50,000 जमा करवा दो पंचायत में, ठीक है, 50 लाख 50,000 हो जाएंगे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धार्मिक स्थलों पर कर लगाने कि भाई जैसे यहाँ पे जैसे दरगाह होती हैं गांव के अंदर मंदिर होते हैं, इन मंदिरों पे टैक्स लगाया जाए। भाई यहाँ बहुत चंदा आता है, ठीक है, बहुत पैसा चढ़ता है, क्या करें कि भाई देखो इस मेला लगेगा यहाँ पे, ठीक है, धार्मिक स्थल है ये,
यहाँ पे मेला लगेगा, खेड़ा है, जैसे खेड़े के ऊपर पैसा चढ़ता है, पैसा कहाँ जाए, उसको बोला जाए कि देखो ये दान पेटी है, इसके अंदर पैसा डालो सारा, ठीक है, जो भी चलता है। खेड़े की तो परंपरा ऐसी है कि कोई रखता ही नहीं है उसको, ठीक है। दरगाह की कुछ लोग लेके जाते हैं, उसको डिसाइड करते कि दरगाह को संभालने वाले ये लोग हैं, इनको तनख्वाह पे रखा गया है और इसकी संभाल जो ये लोग संभाल करेंगे और इसको तनख्वाह पंचायत देगी और पंचायत तनख्वाह देगी और जो भी जितना भी चंदा जो कुछ यहाँ पे चढ़ेगा उसमें से जो हिस्सा बचेगा वो पंचायत रख लेगी और गांव के विकास कार्य में लगाएगी। मंदिर में ऐसे ही कि मंदिर में मेला लगेगा, ठीक है, मेले में जो है यहाँ पे दुकानें लगेंगी, हर एक दुकान पे 500 रुपये में हम दुकान देंगे, आप रख लीजिए यहाँ पे दुकान, अपना सामान रखिए, ठीक है। 3 दिन मेला लगा, पर डे के हिसाब से हमने कहा कि आपको 200 रुपये देने हैं, ठीक है, तो 200 रुपये दे दिए, आप बेचिए सामान वहाँ पे, जो सामान के इस तरीके से चंदा जितना जो कुछ चढ़ावा आएगा उस चढ़ावे का भी जो है हिसाब किताब होना चाहिए, ठीक है, उसकी देखभाल देख रेख सब कुछ जो वो पंचायत करे फिर, ठीक है। इस तरीके से होंगे तो फिर क्या है कि कुछ न कुछ तो टैक्स के साधन बनेंगे। दूसरे भी टैक्स के साधन हो सकते हैं कि गांव में मान लो कोई जादूगर आ गया, खेल दिखाने वाला आ गया, ठीक है, वो गांव शुरू करवा सकता है, गांव में बड़े मेले लगवा सकता है, ठीक है, गांव में जैसे दंगल करवाए हैं, खेल करवाए हैं, खेलों की आमदनी हो सकती है, स्पॉन्सरशिप्स लाई जा सकती हैं, ठीक है। गांव के अंदर जो है कई जगह पे कुछ सामान बेचने के लिए आते हैं, बाहर की बड़ी बड़ी चीज़ कई बार लोग आ जाते हैं, तो उनसे कहा जा सकता है कि भाई देखो यहाँ आप ऐसे प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार करिए लेकिन गांव के अंदर प्रचार करें तो गांव को थोड़ा सहयोग करिए, थोड़ा पैसा दे के जाइए। इस तरीके के टैक्स लगा करके जो है वो इन समस्याओं से समाधान फाइनेंशियली से तो कम से कम पाया जा सकता है। और बाकी जो ये गठजोड़ हैं इनको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है, इनकी भूमिकाएँ निर्धारित करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे सामने था पंचायती राज, और पंचायती राज में हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखी हैं और आप इनको जो है देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।